हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट दी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। So today I am going to discuss about the lecture number 6 of organism and population, in which I will start from the ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली ग्रोथ मॉडल कितने टाइप के होते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितने मॉडल्स में होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। नंबर वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड नंबर two is logistic growth model. तो first of all I am going to discuss about the exponential growth model. तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से। देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात करें, सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल? इन दिस ग्रोथ मॉडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आर यू गेटिंग और नॉट, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती है, उनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। एवरी पॉपुलेशन हैविंग द इनेट एबिलिटी टू इंक्रीज देयर नंबर, आर यू गेटिंग और नॉट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ होने के यहां पे दो तरीके हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन द फूड एंड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। कहीं भी देखा जाए तो अगर नेचर में फूड और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी कि पॉपुलेशन जो है बढ़ती ही रहती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब तक वहां पे कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ना लग जाए या फिर वहां पे रिसोर्सेज जो है उसका डिप्लीशन ना हो जाए, तब तक वो ग्रोथ होती रहेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की अगर हम बात करें या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी हम बात करें, सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ also called geometric growth fashion। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, राइट, वहां पे आपने पढ़ा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक ज्योमेट्रिकल फैशन में है, यानी कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है पॉपुलेशन का, राइट। पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास इनेट एबिलिटी होती है कि वो अपने नंबर बढ़ाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल द पॉपुलेशन हैविंग इनेट एबिलिटी टू इंक्रीज देयर नंबर, सभी पॉपुलेशन में इनेट एबिलिटी होती है अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, राइट, ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अनकंट्रोल होता है। और ये अनकंट्रोल डिवीजन, ये अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल जो मल्टीप्लिकेशन है, राइट, सच काइंड ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन, ऐसी ग्रोथ कब टेक प्लेस करती है? ऐसी ग्रोथ टेक प्लेस करती है व्हेन फूड एंड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जब फूड और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं तब इस टाइप की ग्रोथ टेक प्लेस करती है। Such kind of growth take place when the food and resources are unlimited. Is that clear to all of you? तो इस तरह की ग्रोथ टेक प्लेस करती है, इसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात करें तो यहां पे अगर आप एक ग्राफ खींचते हैं इस ग्रोथ का, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। यहां पे अगर हम ग्राफ की बात करें
तो इसको टाइम ले लीजिए कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कुछ टाइम चाहिए पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन को आप मेजर करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है, राइट, ये इंडिकेट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को इंडिकेट करता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कुछ इस तरीके से आती है, राइट। यहां पे फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड होता है। अगर फूड और स्पेस अनलिमिटेड होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप की होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिस इज जे शेप कर्व, राइट, एंड दिस कर्व इंडिकेट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जे शेप कर्व जो है इंडिकेट करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इसमें जो है जे शेप कर्व बन जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप कर्व बनती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहां पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब अगर हम यहां पे बात करें कि अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इस ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है dn/dt। आप यहां पे जो ग्रोथ रेट है वो कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब डेल्टा पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि डेल्टा n/डेल्टा t, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो dn/dt है दैट इंडिकेट द रेट। कौन से रेट को? पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट को dn/dt इंडिकेट करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे dn/dt को आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है b - d × n। अब ये b क्या है? b है बर्थ रेट और d है डेथ रेट। ये आपको पता होना चाहिए। b यहां पे क्या है? बर्थ रेट है, और d यहां पे क्या है? डेथ रेट है। d इज डेथ रेट और b इज बर्थ रेट। इज दैट क्लियर? b में से d माइनस करते हैं तो इसकी जगह पे एक वैल्यू आ जाती है जिसको आप बोलते हैं r। तो dn/dt इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई n। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ये इक्वेशन होती है, dn/dt इक्वल टू rn। दिस इज द ग्रोथ इक्वेशन। ये ग्रोथ इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ग्रोथ इक्वेशन। तो dn/dt इक्वल टू rn। अब ये यहाँ पे b - d को आपने r क्यों लिखा है, इस r का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस r की बात करें, दिस इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जिसको आप r कहते हैं, इसकी वैल्यू मतलब b - d, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ इक्वल टू r। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एक इन्नेट एबिलिटी होती है सभी पॉपुलेशन में, सभी ऑर्गेनिज्म में, कि वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। उस इन्नेट एबिलिटी को, उस रेट को आप कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट इज इक्वल टू r। इसको आप r कंसीडर करते हैं और r की वैल्यू जो होती है वो b - d, यानी कि बर्थ में से डेथ को माइनस कर दीजिए तो आपका निकल आएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है। इज दैट क्लियर? ये r की वैल्यू जो है, इसको अगर देखा जाए r की वैल्यू को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कुछ r की वैल्यू एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये वैल्यू एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है, जैसे कि in 1981 human population in India, 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया का नेचुरल इंट्रिंसिक रेट कितना था, यानी कि r की वैल्यू कितनी थी? इट वाज 0.0205। इट वाज द r वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये वैल्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करनी है। ऐसे ही उसके बाद 2001 में ये वैल्यू घटकर कितनी होगी? 0.0176। तो ये वैल्यू r की 2001 में ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया
These are the values of R, जो कि एग्जाम में पूछने के लिए आ सकती है। इसके अलावा यहां पे एक वैल्यू और दी है, राइट, नॉर्वे रैट। नॉर्वे रैट का जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है वो कितना है, 0.015। ये वैल्यू which is given in NCERT book. You must understand about this value and you have to learn all these values. ठीक है, यहाँ पे टाइम के ब्रैकेट में टी लिखना। अब यहाँ पे ऐसे ही एक वैल्यू और दी है यहाँ पे फ्लोर बीटल की। तो फ्लोर बीटल की वैल्यू, बीटल की जो वैल्यू है वो कितनी दी है एनसीईआरटी में, R इक्वल टू 0.12। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ फ्लोर बीटल में देखा जा रहा है 0.12, और बाकी सभी में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो आप ये n देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने बताया कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल कर्व की जो ग्रोथ इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ये दी हुई है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है इसको। अब यहाँ पे जो n है, इस n की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहां पे इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे आप कुछ इस तरीके से, nt इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। एक पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, nt प्लस 1 इक्वल टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। ये फॉर्मूला एक मैंने कल आपको बताया था, राइट। लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, nt इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। e क्या है यहाँ पे? e नेचुरल लोगेरिथम है, आपने काफी जगह पढ़ा होगा। e जो है नेचुरल लोगेरिथम है, राइट, दिस इज नेचुरल लोगेरिथम। और इसकी जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू 2.71828। ये नेचुरल लोगेरिथम e की वैल्यू होती है, राइट। और ये आपकी एक इक्वेशन है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। इसके बाद है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। इसके बाद मैं बात करता हूं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन हमेशा जो इंक्रीज होती है वो एक ज्योमेट्रिक फैशन में इंक्रीज होती है। अगर फूड एंड रिसोर्स अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की जो शेप है वो जे शेप होती है, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन पूछ ली जाती है dn/dt इक्वल टू rn। r जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये एक इनेट एबिलिटी होती है किसी भी पॉपुलेशन में अपने नंबर्स को बढ़ाने की, राइट। और n को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, nt इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। यहाँ पे nt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम, n नॉट मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल टाइम, r मतलब रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब दिस इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड t मतलब टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज है, ये आपको सब याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की। नेक्स्ट इज logistic growth curve that I am going to discuss now. तो नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करें तो यहां पे, सॉरी, लॉजिस्टिक ग्रोथ आप हम बात कर रहे हैं, कर्व की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो कर्व है, वैसे मैं बता दूं आपको, ये एक सिग्मोइड शेप कर्व होती है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये तब देखी जाती है जब यहां पे, राइट, फूड एंड रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। जब फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड बन जाते हैं
तब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखी जाती है। तो ध्यान दीजिए, सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इस तरह का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, such type of population growth take place when food and resources are limited। भाई नेचर में सब कुछ अनलिमिटेड नहीं होता है। एक कैपेसिटी के बाद, एक लिमिट के बाद सब कुछ लिमिटेड हो जाता है, यानी कि सब कुछ अनलिमिटेड नहीं होता है। फूड और रिसोर्सेज इनिशियल टाइम पे अनलिमिटेड है, तब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। लेकिन जब फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करती है, और उस टाइम पे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ देखी जाएगी उसको आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे? लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहां पे सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन फूड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फूड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ टेक प्लेस करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ कर्व की जो शेप होती है वो सिग्मोइड शेप होती है, सिग्मोइड कर्व होती है। जैसे कि जे शेप कर्व होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, यहां पे ये कर्व सिग्मोइड कर्व होती है। और ये कर्व कैसी दिखाई देती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो देखिए, ये यहां पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, सेम वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, राइट। तो ये यहां पे वाई एक्सिस दैट इंडिकेट दी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंडिकेट करता है, एंड दिस इज टाइम। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ग्रोथ कर्व ड्रॉ करके बताई थी थोड़ी देर पहले, ये जे शेप ग्रोथ कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है, dn upon dt is equal to rn, and this indicates the exponential growth. Are you getting or not? अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये ऐसी ग्रोथ तब होती है जब फूड एंड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो ये याद रहेगी, जो कर्व है दिस इज द कर्व फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये कर्व जो है लेबलिंग के लिए भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये ग्रोथ कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, जब फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ कर्व है वो सिग्मोइड शेप हो जाएगी। वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करूं तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कुछ इस तरीके से होगी, और ये कर्व जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। ये आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है K, और K बोले तो कैरिंग कैपेसिटी, K बोले तो कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे इन दिस केस द ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड कर्व, राइट। और इन दिस केस लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी लग जाती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है दिस इज द लिमिटेड फूड रिसोर्सेज। जब फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड ग्रोथ नहीं हो पाती है, इट मींस वहां पे कैरिंग कैपेसिटी आ गई, यानी कि वहां पे एक लिमिटिंग फैक्टर आ गया जो कि ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, लिमिटेड बना रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी को। तो कैरिंग कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैरिंग कैपेसिटी जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस दिस इंडिकेट द लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेज। जब लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेज हो जाते हैं नेचर में, तब ये ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियली ऊपर नहीं जाती है, तब ये यहीं पे अटक जाती है, और ये बन जाती है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। और इस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की जो इक्वेशन है, ये एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है, dn upon dt is equal to rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k। देखिए यहां पे ये सिग्मोइड कर्व है, ये सिग्मोइड कर्व है, और ये सिग्मोइड कर्व किसके लिए है? दिस इज फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, और यहां पे इसकी वैल्यू dn अपॉन dt इक्वल टू rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे
ये आ गया है, जबकि यहाँ पे ये नहीं है, तो इसका डिफरेंस है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे k माइनस एन अपॉन के, ये इस क्या है, इसे आप इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम, ये आ भी चुका है, राइट। तो यहाँ पे k माइनस एन अपॉन के मतलब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी हो सकता है जो कि इस ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। तो k माइनस एन अपॉन के जो है ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, और बाकी ग्रोथ कर्व दोनों में कॉमन है, ग्रोथ इक्वेशन dn अपॉन dt इक्वल टू rn, लेकिन यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लग गया है सिग्मोइड कर्व में, और अगर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा तो वहां पे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है, और इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, k माइनस एन अपॉन के, और k क्या है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, n क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में, यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन कौन सी फेज होती हैं ग्रोथ की, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है ये। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में फेजेस कौन कौन सी है। नंबर 1 लैग फेज, सबसे पहले जो इनिशियल फेज है ये लैग फेज है, राइट। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताता हूं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये लैग फेज, उसके बाद ये वाला जो फेज आप देख रहे हैं इसको आप एक्सीलरेशन फेज बोलते हैं, यानी कि दैट इंडिकेट इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग को शो करता है। दिस इज एक्सीलरेशन फेज, सो दिस इज एक्सीलरेशन फेज। तो ये आपको याद रखने हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर तीसरा क्या है, तीसरा जो है डी एक्सीलरेटिंग फेज। तो डी एक्सीलरेटिंग फेज यानी कि जब ग्रोथ कर्व अगर डाउन चली जाती है, ये वैसे तो इंक्रीज हो रही है बट अगर ये कर्व डाउन ऐसे चली गई तो यहाँ पे डी एक्सीलरेटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी एक्सीलरेटिंग फेज। तो एक्सीलरेटिंग फेज, ठीक है जी, एक्सीलरेटिंग फेज मतलब पहले वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है लेकिन बाद में ऐसे वो कर्व नीचे आ जाती है, इट मींस दैट इज डी एक्सीलरेटिंग फेज। लेकिन फिर से बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है। जब वो कांस्टेंट हो जाती है तो आप उसको कहेंगे ये, इसके बाद डी एक्सीलरेटिंग फेज और इसके बाद लास्ट में एसिम्पटोट फेज। एसिम्पटोट का मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे लाइन जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 4 मेजर फेजेस है, लैग फेज, एक्सीलरेटिंग फेज, डी एक्सीलरेटिंग फेज एंड एसिम्पटोट। ये चारों आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर यू गेटिंग और नॉट? इसी के साथ ग्रोथ मॉडल इज डन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोथ आर कंप्लीटेड। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। सो लिसन केयरफुल। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स व्हिच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दीज कैन कम इन योर एग्जाम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डीम। डीम का मतलब क्या होता है? डीम, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर लोकल पॉपुलेशन लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लोकल पॉपुलेशन है, राइट, स्पेसिफिक एरिया में जो पाई जाती है, उसके लिए आप एक टर्म डीम का भी इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आस्क इन एग्जाम, राइट। तो लिसन केयरफुली। इसके बाद दूसरा क्या है? मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, होल सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। होल सेट ऑफ, याद रहे, होल सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल। अगर पूरी सेट ऑफ पॉपुलेशन है, होल सेट ऑफ पॉपुलेशन इज कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग, राइट, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल, राइट, दैट यू कॉल, और डिस्पर्सिंग पॉपुलेशन,
अगर एक कंप्लीट पॉपुलेशन कनेक्टेड होती है डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से, उसे आप मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। इसके बाद है इकोफिन, या जिसको आप इकैड भी बोलते हैं। इकोफिन या एकैड आप कह सकते हैं। तो इकोफिन और एकैड क्या है? ये वेरिएबल फिनोटाइप है ड्यू टू फ्लैक्चुएशन इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में फ्लैक्चुएशन होने की वजह से वेरिएबल फिनोटाइप जो डेवलप हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फ्लैक्चुएशन डेवलप होने की वजह से वेरिएबल फिनोटाइप जो डेवलप हो जाते हैं, उसे आप इकोफिन या एकैड कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दूसरा टर्म है इकोटाइप। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इकोटाइप। यू नो, जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन को आप इकोटाइप कहते हैं। दी जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन के लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको आप इकोटाइप कहते हैं। इसके बाद है इकोलाइन। इकोलाइन क्या है? इकोलाइन इज द इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू इकोटाइप। तो इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू इकोटाइप इज कॉल्ड इकोलाइन। इकोलाइन इज द इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू इकोटाइप इज कॉल्ड इकोलाइन। तो इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू इकोटाइप दैट इज कॉल्ड इकोलाइन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीस्टोन स्पीसीज क्या है? कीस्टोन स्पीसीज किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज मानी जाती है, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी इस स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है। तो कीस्टोन स्पीसीज को अच्छे से समझना, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि अगर उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया, वो स्पीसीज गायब हो गई, तो पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो जो है फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कीस्टोन स्पीसीज सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज मानी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, यानी कि ये एक जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी को खड़ा करने का काम करती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इट कैन बी प्रोफाइल स्टोन ऑफ एनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अगर ये स्पीसीज यहां से गायब हुई तो इसकी वजह से पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की जो एग्जिस्टेंसी है, राइट, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो कीस्टोन स्पीसीज बहुत जरूरी है। ए मेजॉरिटी ऑफ कीस्टोन स्पीसीज आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो होते हैं, सुप्रीम प्रीडेटर्स जो होते हैं, सबसे टॉप लेवल के जो प्रीडेटर्स होते हैं, वो कीस्टोन स्पीसीज में आते हैं, क्योंकि उनकी वजह से पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की एग्जिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो ये एग्जिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहती है और कीस्टोन स्पीसीज क्यों एसेंशियल है, क्यों इसको आप कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Species has major influence on the composition of community। ऐसी स्पीसीज जिसका मेजर इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कम्युनिटी की कंपोजिशन पे, अगर ये स्पीसीज नहीं होगी उस कम्युनिटी की कंपोजिशन नहीं बन पाएगी। सेकंड पॉइंट है इट्स की रोल मेंटेनिंग द कम्युनिटी। इसके बिना कोई भी बायोलॉजिकल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को मेंटेन रखने के लिए ये स्पीसीज बहुत ही जरूरी है और बहुत ही एसेंशियल है। तो ये क्या करती है, इसका जो की रोल है वो है मेंटेनिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर थ्रू रेगुलेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल के रेगुलेशन की वजह से, ये ट्रॉफिक लेवल को रेगुलेट करती है स्पीसीज, और ट्रॉफिक लेवल को रेगुलेट करके किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी को मेंटेन करने का काम करती है। इसका मैं एक एग्जांपल भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक क्लासिक कीस्टोन स्पीसीज इज ए प्रीडेटर। याद रहे कि ए मेजॉरिटी ऑफ कीस्टोन स्पीसीज आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो है किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो क्लासिकल कीस्टोन स्पीसीज जो होती है वो जनरली एक प्रीडेटर होती है, टॉप कार्निवोरस, टॉप प्रीडेटर्स होते हैं ये, राइट। कैसे होते हैं? दैट प्रिवेंट ए पर्टिकुलर हर्बीवोरस स्पीसीज फ्रॉम एलिमिनेटिंग डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज, राइट। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रीडेटर है वो मेनली कीस्टोन स्पीसीज है। प्रीडेटर फीड करते हैं हर्बीवोरस पे, वो हर्बीवोरस का शिकार करके उनको मार करके खाते हैं। अगर वो हर्बीवोरस को फीड नहीं करेंगे, राइट, तो क्या होगा, हर्बीवोरस की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और हर्बीवोरस की जब इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हर्बीवोरस किस पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। वो प्लांट्स जो कि उसको फूड प्रोवाइड करता है हर्बीवोरस को, तो हर्बीवोरस की जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से वो जो रिसोर्स है, वो जो प्लांट है, वो लिमिटेड हो जाएगा और धीरे धीरे वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। और अगर प्लांट रिसोर्स खत्म हो गया, प्लांट एलिमिनेट हो गया, तो क्या होगा, तो हर्बीवोरस भी एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक प्रीडेटर जो है नेचर में क्या काम करता है कि वो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। पॉपुलेशन कंट्रोल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रीडेटर्स भी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और अगर रिसोर्सेज ही नहीं बचे तो किसी भी लाइफ फॉर्म की एग्जिस्टेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए ट्रॉफिक लेवल को रेगुलेट करता है ये प्रीडेटर, और बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कंपोजिशन में हेल्प करता है और उसको मेंटेन करता है। इसलिए कीस्टोन स्पीसीज को बहुत ही एसेंशियल समझा जाता है। अगर किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में स्पीसीज गायब हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अनस्टेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ने की वजह से वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी परमानेंटली, उसके साथ साथ और भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। तो इन कीस्टोन स्पीसीज को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी मेंटेन नहीं रहने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट इज इकोटोन, अनदर टर्म इज इकोटोन। अगर इकोटोन की बात करें तो इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन, और ओवरलैपिंग जोन भी कहते हैं। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन और ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटी के बीच का ट्रांजिशन जोन और ओवरलैपिंग जोन है इकोटोन। सपोज दैट एक कम्युनिटी ये है, दूसरी कम्युनिटी ये है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में आप यहाँ पे दोनों कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रही है, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, एंड दिस ट्रांजिशन जोन इज इकोटोन। ये क्या है, इकोटोन है, राइट। जनरली ये ट्रांजिशन जोन कहां पे बनते हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, जहां पे देखा होगा पानी में जहां पे डेल्टा बनते हैं, जहां पे मराइन वाटर फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होता है, या फ्रेश वाटर मराइन वाटर के साथ जहां पे नदियां ओशियंस में मिलती है, तो वहां पे एक ट्रांजिशन कम्युनिटी बन जाती है जिसको इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन की खास बात यह है कि यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी की रिचनेस ज्यादा होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है इस इकोटोन एरिया में। दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच का ये जोन है ट्रांजिशन जोन, और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस मानी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट, और ये है इकोटोन। इसके बाद मैं बात करता हूं एज इफेक्ट की। इकोटोन की वजह से एज इफेक्ट डेवलप होता है। देखिए, हाई डाइवर्सिटी इन द इकोटोन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस ट्रांजिशन जोन में, इस इकोटोन में हाई डाइवर्सिटी होती है इस एरिया में, इसे आप एज इफेक्ट बोलते हैं, इसे आप एज इफेक्ट बोलते हैं। मैंने बोला दो कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, उस ट्रांजिशन जोन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा होती है, राइट, और इसे आप एज इफेक्ट कहते हैं, इसे आप एज इफेक्ट कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अगर मैं बात करूं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी लाइफ फॉर्म, उनका सबका ब्रीडिंग करने का जो पीरियड होता है अलग अलग होता है, उनका रिप्रोडक्शन रेट अलग अलग होता है, उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है।
आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ फॉर्म में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं, राइट? हंड्रेड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर देते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट? थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जनरली लाइफ स्पैन ज्यादा होता है और वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को कम प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप के भी ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में हम सबसे ज्यादा जो अहमियत देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको दो टर्म डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट? वन इज आर सिलेक्शन, अनदर इज के सिलेक्शन। आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको आर सिलेक्शन क्या है, तो लिसन केयरफुली। तो अगर आर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है आर दोज दैट एम्फसाइज हाई ग्रोथ रेट। जनरली दो टाइप की स्पीसीज होती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज या के सिलेक्टेड स्पीसीज। जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है वो जनरली किसी भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ाती है, उनका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। ऐसी स्पीसीज जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा पॉपुलेशन डेवलप होती है, उसे आप आर सिलेक्शन स्पीसीज कहते हैं। एंड सच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड आर सिलेक्शन। तो यहां पे आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर दोज दैट एम्फसाइज हाई ग्रोथ रेट, जो कि हाई ग्रोथ रेट को एम्फसाइज करता है। इसके अलावा प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग, ये काफी सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। आर सिलेक्शन का मतलब ही ये है कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टू अडल्टहुड, जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सर्वाइव करने की अडल्टहुड तक उतनी ही कम हो जाती है। जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, अडल्टहुड तक बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये भी आर सिलेक्शन स्पीसीज का कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर सिलेक्शन स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है। तो याद रहे, हाई फेकेंडिटी, फेकेंडिटी एक टर्म है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आप एक टर्म फेकेंडिटी भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टर्म आप रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हो? फेकेंडिटी। तो आर सिलेक्शन स्पीसीज में जनरली आर सिलेक्शन में हाई फेकेंडिटी देखा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट? स्मॉल बॉडी साइज, मैंने बोला ए मेजॉरिटी ऑफ आर सिलेक्शन स्पीसीज आर स्मॉल बॉडी साइज। जितने भी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उतने ही ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और इसे आप आर सिलेक्शन स्पीसीज कहते हैं। और इसके अलावा अर्ली मेच्योरिटी देखी जाती है, टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं, अर्ली मेच्योरिटी होती है, देर से मेच्योरिटी नहीं आती है, बहुत ही जल्दी जल्दी मेच्योर हो जाते हैं ये। शॉर्ट जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, हार्डली 1 वीक का इनका लाइफ स्पैन होता है और इनका रिप्रोडक्शन रेट भी उसी हिसाब से बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है। अगर इनका लाइफ स्पैन शॉर्टर होगा, रिप्रोडक्शन रेट भी लो होगा तो इनके एग्जिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। रिप्रोडक्शन रेट भी स्लो है और इनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है। रिप्रोडक्शन स्लो है, लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट लो होगा और लाइफ स्पैन भी कम होगा तो उसकी वजह से वो स्पीसीज जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। इसलिए ये हाई रेट से रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन है। शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन में वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि उस स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी मेंटेन रह सके। तो यहां पे ये बात भी आपको याद रखनी है, एबिलिटी टू डिस्पर्स ऑफस्प्रिंग वाइडली। इनके अंदर एबिलिटी होती है ये ऑफस्प्रिंग को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑफस्प्रिंग वेरी वाइडली। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आर स्ट्रेटेजिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट कैन फ्रेम एज ए क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इसको आपको याद रखना है। आर स्ट्रेटेजिस्ट किसे कहते हैं? इसको आर सिलेक्टेड भी कहा जाता है। ये वो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म whose लाइफ हिस्ट्री इज सब्जेक्ट टू आर सिलेक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ हिस्ट्री आर सिलेक्शन को शो करती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ हिस्ट्री आर सिलेक्शन को शो करती है, उन्हें आप आर स्ट्रेटेजिस्ट या आर सिलेक्टेड कहते हैं। तो आर स्ट्रेटेजिस्ट
डोंट बी कंफ्यूज, ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? कहीं ना कहीं ये असाइनमेंट में किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आर स्ट्रेटेजिस्ट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आर सिलेक्शन को इंडिकेट करते हैं, उन्हें आप आर स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। और आर सिलेक्शन स्पीसीज के कुछ एग्जांपल्स में है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रेट जो होता है बहुत ही फास्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बैक्टीरिया को आप आर सिलेक्शन स्पीसीज में रखेंगे। डाइएटम्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप आर सिलेक्शन स्पीसीज में रखते हैं, राइट। खासकर वो मैमल्स जिनके साइज छोटे होते हैं, जो कि रोडेंट्स होते हैं, स्मॉल रोडेंट्स। आपको पता है रोडेंट्स के साइज जनरली छोटे होते हैं। स्मॉल रोडेंट्स जो है वो आर सिलेक्शन स्पीसीज में आते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसी के साथ आर सिलेक्शन स्पीसीज डन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द के सिलेक्शन स्पीसीज, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए के सिलेक्शन स्पीसीज। जैसे कि आर सिलेक्शन स्पीसीज मैंने आपको बताया, आर सिलेक्शन के बारे में बताया, ऐसे ही लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में के सिलेक्शन भी होता है। अभी के सिलेक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है और ये किस टाइप का सिलेक्शन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो लिसन केयरफुली अबाउट के सिलेक्शन। तो के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म टिपिकली आर वेरी कांस्टेंट, typically are very constant and close to maximum that environment can bear। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, के सिलेक्शन स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली कांस्टेंट होते हैं और मैक्सिमम एनवायरनमेंट को बियर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम एनवायरनमेंट को बियर कर सकता है, यानी कि उसके सर्वाइवल के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही ज्यादा है, ऐसी स्पीसीज को के सिलेक्शन स्पीसीज कहते हैं, जिनकी जनरली लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। और इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लार्ज बॉडी साइज, इनका बॉडी साइज जनरली लार्ज होता है। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, और ये ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस करते हैं बट दीज ऑफस्प्रिंग आर वेरी फ्यू इन नंबर, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन इतना ज्यादा है। और ऑफस्प्रिंग, अगर ये फ्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, कम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तब भी इनकी एग्जिस्टेंसी मेंटेन ही रहेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एक अपना सिग्निफिकेंस है इसका। रिक्वायर एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर अंटिल दे मेच्योर। यहां पे के सिलेक्शन स्पीसीज में एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर चाहिए जब तक वो ऑर्गेनिज्म मेच्योर नहीं हो जाता है। याद रहे, इसमें एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर चाहिए जब तक वो ऑर्गेनिज्म मेच्योर नहीं हो जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ह्यूमन बीइंग आर सिलेक्शन स्पीसीज में आएगा या के सिलेक्शन स्पीसीज में आएगा? तो इसका जवाब है ह्यूमन बीइंग के सिलेक्शन स्पीसीज में आएगा। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज्यादा होती है, लंबे टाइम तक जीते हैं, और वहां पे भी पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है लंबे टाइम तक के लिए, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और इनका जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे ऑर्गेनिज्म whose लाइफ हिस्ट्री इज सब्जेक्ट टू के सिलेक्शन are often referred to as के स्ट्रेटेजिस्ट और के सिलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको आर स्ट्रेटेजिस्ट बताया था, आर सिलेक्टेड बताया था, ऐसे ही के स्ट्रेटेजिस्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म के सिलेक्शन को शो करते हैं, राइट। उनको आप के स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। याद रहे, जैसे आर स्ट्रेटेजिस्ट होता है वैसे ही के स्ट्रेटेजिस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा इसके अंदर जो एग्जांपल्स है, जैसे कि एलिफेंट है, ह्यूमंस है एंड व्हेल, ये सभी मैमल्स में आते हैं। इनके साइज लार्ज होते हैं, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और अपने यंग वंस को वो जो है लंबे टाइम तक पेरेंटल केयर देते हैं, जिससे जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते हैं। तो ये सारे के सिलेक्शन में आ गए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर, दिस इज द सेल्फ sacrificial behavior for the herd or the community। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर पे क्वेश्चन बन जाता है। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर क्या है? ये एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर है। इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है हर्ड के लिए, कम्युनिटी के लिए। जैसे हमारे सोल्जर्स जो हैं बॉर्डर पे मर जाते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, कंट्रीज को बचाने के लिए सोल्जर्स ऐसे मर जाते हैं, तो वो एक एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए, पूरे हर्ड को मेंटेन रखने के लिए
खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, सैक्रिफाइशियल बिहेवियर है, इसे आप एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, हनी बी आता है, एंड्स आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। हनी बी में आपने पढ़ा होगा मेल ड्रोन्स, मेल ड्रोन राइट, जब क्वीन जो होती है वहां पे क्वीन के साथ मेटिंग कर लेता है, तो मेटिंग करने के बाद फिर वो वापस नहीं आता, क्वीन जो है उसको डिस्कार्ड कर देती है राइट बी हाइव से, ये आपने पढ़ा होगा। ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को शो करता है, फिर वो परमानेंटली चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखिए यहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे प्लेनेट पे, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, कोई भी लाइफ फॉर्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि अकेला सरवाइव करता है। कोई स्पीसीज अकेली सरवाइव नहीं करती है, उसकी किसी ना किसी स्पीसीज पे डिपेंडेंसी होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? एनिमल्स का तो साफ साफ ही क्लियर है कि एनिमल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए, अपने फूड प्रोडक्शन, फूड के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है। प्लांट्स हालांकि खुद फूड सिंथेसिस कर लेता है, बट इट डजंट मीन कि प्लांट भी अकेले सरवाइव करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि राइट जिनको माइक्रोबियल, यानी कि आपने देखा होगा सोइल की एक बायोलॉजिकल क्वालिटी होती है, सोइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, वो जो है सोइल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सोइल बोर्न माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बिना कुछ प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लांट्स भी बैक्टीरिया पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो कोई भी लाइफ फॉर्म ऐसी नहीं है जो अकेले सरवाइव कर सके। यहां पे सभी लाइफ फॉर्म में, सभी ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन होता है, जिससे कि आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स है दैट आई विल डिस्कस। यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्पीसीज इस इंटरेक्शन में बेनिफिशियल हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक स्पीसीज बेनिफिशियल हो और दूसरी डेट्रीमेंटल हो, ऐसा भी हो सकता है एक स्पीसीज न्यूट्रल हो, दूसरी बेनिफिशियल हो, या फिर दूसरी जो है डेट्रीमेंटल हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन इन डिटेल राइट। तो यहां पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे म्यूचुअलिज्म दिया है, कॉमन्सेलिज्म दिया है, एमेंसेलिज्म दिया है, प्रीडेशन दिया है, पैरासिटिज्म दिया है, प्रोटोकॉपरेशन दिया है, कंपटीशन दिया है, एवरी पॉइंट आई विल डिस्कस हियर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, तो म्यूचुअलिज्म से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअलिज्म आपने पहले भी पढ़ा होगा। म्यूचुअलिज्म यानी कि यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे के साथ रहना है, हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के साथ रहती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती है, सेपरेटली वो सरवाइव नहीं कर सकती है, इसे आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और इसमें दोनों ही स्पीसीज बेनिफिट्स में होती है, एक दूसरे का बेनिफिट्स जो है सेट होता है यहाँ पे ऑलरेडी राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की हम बात करें, इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स ऑन बोथ दी इंटरेक्टिंग स्पीसीज, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को यहां पे बेनिफिट होता है म्यूचुअलिज्म में। इसके अलावा इसमें जो एसोसिएशन देखी जाती है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन देखी जाती है। याद रहे म्यूचुअलिज्म में जो एसोसिएशन है वो एक ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब यह है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। उन स्पीसीज में इतना इंटरेक्शन है कि एक दूसरे के बिना उनकी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको ऑब्लिगेट एसोसिएशन कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट एसोसिएशन होती है और एक दूसरे के बिना वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट लिव सेपरेटली, वो सेपरेटली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट लिव सेपरेटली दीज ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट? ये है म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। आर यू गेटिंग? इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स तो आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़े होंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अलग से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइकेन सबसे सिंपल एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। लाइकेन इज द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको लाइकेन कहते हैं। फंजल कंपोनेंट को आप फंजल कंपोनेंट को आप माइकोबायंट कहते हैं, एल्गल कंपोनेंट को आप फाइकोबायंट कहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े बेनिफिशियल है।
फाइकोबायंट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, और वो किसको प्रोवाइड करता है? एल्गी को। तो दोनों एक दूसरे को जो है हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, राइट। एल्गी जो है फूड प्रोवाइड कर रहा है और फंजाई जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये लाइकेन, ये एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, राइट। तो यहां पे फाइकोबायंट यानी कि एल्गल कंपोनेंट, एल्गी और फंजाई दोनों की सिंबायोटिक एसोसिएशन है, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट की। यहां पे फाइकोबायंट फूड प्रोड्यूस करता है और माइकोबायंट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये दोनों के एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रोल्स हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, माइकोराइजा। माइकोराइजा, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंजाई और रूट्स की एसोसिएशन को आप माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पे फंजाई का काम क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वहीं प्लांट्स का यहाँ पे क्या काम है? वो उस फंजाई को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। तो ये हो गया माइकोराइजा। तो माइकोराइजा फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की एसोसिएशन है। फंजाई यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स यहाँ पे फूड प्रोवाइड करते हैं। दिस इज माइकोराइजा। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं जूफाइली। अगर बात करें जूफाइली की, सो दिस इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज अचीव्ड बाय द एनिमल्स। ये एक तरह का पॉलिनेशन है जो कि एनिमल्स अचीव करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे एनिमल्स जो है, राइट, वो पोलन ग्रेन को लैंड कराते हैं प्लांट पे, और प्लांट जो है या तो उनको नेक्टर प्रोवाइड करता है या फिर उनको स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लांट भी नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है या स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काम किसका है? ये बेनिफिट किसने दिया? किसको? प्लांट्स ने एनिमल्स को। और एनिमल्स प्लांट्स को क्या बेनिफिट दे रहे हैं? कि वो उनके पोलन ग्रेन्स को लैंड करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये हो गया जूफाइली। ये भी एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, यानी कि जूफाइली का मतलब क्या है? पॉलिनेशन अचीव्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स जो पॉलिनेशन अचीव्ड करते हैं उसे जूफाइली कहा जाता है। इसके बाद जूकोरी। जूकोरी का मतलब क्या है? सीड डिस्पर्सन बाय एनिमल्स। देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं फ्रूट्स को, स्वीट फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको डिस्पर्स कर देते हैं, और उस सीड से नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। अगर एनिमल्स सीड डिस्पर्शन नहीं करेंगे तो नया प्लांट जो है नहीं निकलेगा। इसको जूकोरी कहते हैं। ये भी एक म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग और नॉट? जूकोरी। इसके अलावा फिग एंड फिग वास्प, ये आपने देखा होगा, फिग एंड फिग वास्प। फिग वास्प क्या करता है? फिग में, राइट, वो जो है अपने एग्स को, राइट, फिग वास्प एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ले दी एग्स इनसाइड दी फिग। तो ये फिग की ओवरी में अपने अंडे देता है, जिसकी वजह से फिग जो है उसको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर देता है, और फिग वास्प साथ के साथ पॉलिनेशन भी अचीव करता है। तो ये फिग एंड फिग वास्प भी म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाती है। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में इन्हीं एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा। दीज आर मोर देन इनफ फॉर यू, और एवरी एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल समझने बहुत जरूरी है। ऐसे एग्जाम्पल्स में ऑर्चिड्स एंड बीज। ऑर्चिड्स एंड बीज, ऑर्चिड्स प्लांट्स, ऑर्चिड्स और बीज जो होते हैं, राइट, एग्जैक्टली क्या होता है ऑर्चिड्स और बीज में? तो बीज जो है वो पॉलिनेशन अचीव कराती है ऑर्चिड्स के लिए, एंड ऑर्चिड्स जो है, राइट, उसको नेक्टर प्रोवाइड करता है। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी ऑलवेज। कुछ ऑर्चिड्स ऐसे भी होते हैं कि वो पॉलिनेशन तो अचीव करा लेते हैं लेकिन नेक्टर प्रोवाइड नहीं, लेकिन जो है पॉलिनेशन तो अचीव करवा लेते हैं लेकिन नेक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं। या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन अचीव नहीं कराते हैं और नेक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं, उनको नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा नेक्टर रोबर्स के बारे में। तो नेक्टर रोबर्स वो होते हैं जो कि पॉलिनेशन अचीव किए बिना ही नेक्टर्स ले लेते हैं। तो ये एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप है देखा जाए तो कुछ ऑर्चिड्स ऐसे भी होते हैं कि वो पॉलिनेशन अचीव तो करा लेते हैं लेकिन वो नेक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं। याद रहे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डेफिनेटली विल कम इन योर एग्जाम, ऑफ राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम में फ्रेम हो जाता है क्वेश्चन। ऑफ राइस एक एग्जाम्पल है। ये जो ऑफ राइस है ये मेडिटेरेनियन ऑर्चिड का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्चिड। किसका एग्जाम्पल है? मेडिटेरेनियन ऑर्चिड का एग्जाम्पल है। ये ऑर्चिड क्या करता है? ये स्पेशल टाइप का ऑर्चिड है, मेडिटेरेनियन ऑर्चिड, जिसका नाम है ऑफ राइस। याद रखिएगा इस नाम को, ऑफ राइस, ऑफ राइस, ऑफ राइस, इस नाम को याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो ऑफराइज जो है ये क्या करता है, एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू पॉलिनेशन डन। ये पॉलिनेशन को अचीव कराने के लिए एक बी को क्या करता है, ये पॉलिनेशन को अचीव कराने के लिए एक मेल बी को धोखा देता है। सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, चकमा दे देता है। ये चकमा ये कैसे दे देता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एग्जैक्टली ये एक रिजेम्बलेंस को शो करता है, शो अनकैनी रिजेम्बलेंस। ये एक रिजेम्बलेंस को शो करता है इन ए पैटर्न, उसके एक पैटर्न में एक रिजेम्बलेंस होती है दैट इज सिमिलर टू द फीमेल बी। याद रहे, ऑफराइज मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है, ये सेक्सुअल डिसीट को शो करता है। और ये सेक्सुअल डिसीट क्या है कि इसके एक पेटल्स में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होती है दैट रिजेंबल टू द फीमेल बी। अब फीमेल बी की तरह वो दिखाई देती है। अब एग्जैक्टली तो फीमेल बी है नहीं, तो एक सेक्सुअल डिसीट हो गया। तो मेल बी जो है, मेल बी विल परसीव दैट एज फीमेल, और मेल बी जो है उसको एक फीमेल की तरह कंसीडर कर लेता है और उसके साथ सूडो कॉपुलेशन कर लेता है और साथ में पॉलिनेशन अचीव करा देता है। तो ये उसके साथ एक तरीके से धोखा हो गया है कि वो एग्जैक्टली फीमेल भी नहीं है, वो एक पेटल्स की मॉडिफिकेशन है। तो याद रहे, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक रिजेम्बलेंस को शो करता है, राइट, दैट इज लाइक फीमेल ऑफ बी, मेल बी perceives it as female, और मेल भी उस रिजेम्बलेंस को एज ए फीमेल परसीव कर लेता है एंड गेट डस्टेड विद पोलन ड्यूरिंग सूडो कॉपुलेशन, और पॉलिनेशन अचीव करा देता है, राइट। तो ये एक सेक्सुअल डिसीट शो किया ऑफराइस एक ऑर्चिड है, उसके एक पेटल में फीमेल बी लाइक मॉडिफिकेशन होती है जिसको मेल बी परसीव एज फीमेल, और उसके साथ जाके सूडो कॉपुलेशन करता है और सूडो कॉपुलेशन के बाद वो पॉलिनेशन अचीव करा देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। इसके साथ म्यूचुअलिज्म इज डन। इसके बाद अगली क्लास में मैं बाकी अदर जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन बचे हैं, जैसे प्रोटो कॉपरेशन है, कॉमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है, कंपटीशन है, ये सारे के सारे मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।